चलिए, हमने अभी तक पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। हमने पूरा पढ़ लिया था, समझ लीजिए आप ग्रोथ के बारे में पूरा पढ़ लिया था कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन से। लिविंग वर्ल्ड का सेकेंड लेक्चर ये हमारा है, ठीक। तो रिप्रोडक्शन में आप देख सकते हैं, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ देयर ओन काइंड। मतलब जैसे रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि आप जैसे अपने जैसे ही यंग वंस को प्रोड्यूस करते हो, ऑफ स्प्रिंग को। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड, ठीक। अब आप इसमें देख सकते हैं कुछ लोग होते हैं एसेक्सुअल करते हैं, जैसे कि हमारा देख सकते हैं फंगी स्पोर होता है, हाइड्रा बडिंग से करता है, ईस्ट जो होता है वो भी बडिंग से करता है, प्लेनेरिया जो होता है फ्रेगमेंटेशन से करता है। और एक ये भी इसमें होता है कि कुछ लोग रिप्रोडक्शन ही नहीं करते सेक्सुअली, जैसे कि सम आर नॉट सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि म्यूल हो गया, वर्कर बी हो गया, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स हो गए, जैसे कुछ लोग नहीं कर पाते हैं भाई रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन इज फीचर बट नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। क्यों ये बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन एक फीचर है बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है रिप्रोडक्शन। इसका मतलब है कि काफ़ी लोग तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग शो ही नहीं कर पाते हैं, मतलब परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे कि देख सकते हैं आप, म्यूल होता है, खच्चर, वर्कर बी। बी में जो होती हैं मक्खियाँ, उसमें सिर्फ एक क्वीन बी होती है, वही रिप्रोड्यूस करती है, और सारी वर्कर बी जो होती हैं वो नहीं रिप्रोड्यूस करती हैं। स्टेराइल कपल्स, जैसे कपल्स में भी कई होते हैं, ह्यूमन में भी स्टेराइल कपल्स होते हैं जो नहीं रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। इसलिए हम रिप्रोडक्शन को फीचर तो कह देंगे बट डिफाइनिंग फीचर कभी भी नहीं कहेंगे रिप्रोडक्शन को, क्योंकि ये कई लोग नहीं कर पाते, जैसे म्यूल, वर्कर बी, स्टेराइल कपल्स, ठीक। इतना आप समझ गए होंगे। अब चलिए मेटाबॉलिज्म देखते हैं। मेटाबॉलिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल चेंजेस कंटिन्यूसली। सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमेशा केमिकल रिएक्शन चलती रहती है, केमिकल चेंज चलते रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेटाबॉलिज्म का मेन तो ये होता है कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में हम किसी भी चीज को तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़े में, और एनाबॉलिज्म में छोटी छोटी चीजों को ऐड करके बड़ा बनाते हैं, ठीक। तो आप देख सकते हैं और जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है उसमें एंजाइम का यूज होता है, ठीक। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में एंजाइम का यूज होता है। और ये आप देख सकते हैं, मैंने लिखा भी आपको पहले, मैंने बता दिया कि मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होता है, सम टोटल ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इज नोन एज मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। सम टोटल ऑफ ऑल मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, यहाँ पे ऑल देखिए, ऑल में यहाँ पे कैटा भी आ गया प्लस एना भी आ गया, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म। इसको जब आप ऐड करेंगे तो इसको मेटाबॉलिज्म कहेंगे, ठीक। अब ये भी दो टाइप का होता है। पहला टाइप होता है इन विट्रो और एक होता है इन विवो। इन विट्रो जो होता है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर हम एंजाइम मतलब बॉडी के बाहर करते हैं, और इन विवो जो होता है वो एंजाइम को सेल के अंदर करते हैं, लिविंग सेल के अंदर। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन लिविंग रिएक्शन बट नॉट अकरिंग नॉन लिविंग नॉन लिविंग। तो मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होता है वो लिविंग रिएक्शन है, लेकिन ये नॉन लिविंग कंडीशन में नहीं होगा। बट क्या करें, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब कि वो नॉन लिविंग कंडीशन में भी हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म इनसाइड सेल लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म डिफाइनिंग फीचर है, ठीक। मतलब जैसे आप देख सकते हैं मेटाबॉलिज्म इनसाइड लिविंग सेल जो होता है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, या फिर आप देख सकते हैं इन विवो वाला जो है उसको हम डिफाइनिंग फीचर कहेंगे, ठीक। और जो सेल के अंदर हो रहा है, जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा डिफाइनिंग फीचर माना जाएगा, ठीक। अब इसमें आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन है, डिफाइनिंग फीचर इसमें से क्या है, क्या मेटाबॉलिज्म है, क्या रिप्रोडक्शन है, क्या ग्रोथ है, क्या मेटाबॉलिज्म है, या फिर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है। तो इसमें से आप एक बार ध्यान दीजिए, ग्रोथ तो होगा नहीं, क्योंकि ग्रोथ आप देख लिए थे कि डिफाइनिंग फीचर नहीं है। माउंटेन भी ग्रो हो जा रहे थे,
मास के एक्यूमुलेशन से। मेटाबॉलिज्म में आप देख सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म पूरी तरीके से तो नहीं होता है, क्योंकि ये नॉन लिविंग कंडीशन में भी परफॉर्म हो जाता है। और रिप्रोडक्शन तो आप देख ही रहे हैं कि कहीं में तो रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, तो हम कहाँ से कह देंगे कि ये डिफाइनिंग फीचर है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। ठीक, इसका आंसर होगा मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होता है उसको हम बोल सकते हैं कि वो डिफाइनिंग फीचर है। अब कंसिस्टेंस देख लेते हैं। जैसे कंसिस्टेंस का मतलब होता है कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जैसे किसी चीज़ का आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसको बोलते हैं। ठीक, एक्सटर्नल चेंज टू स्टिमुलस, फिजिकल चेंज, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई को। ठीक, प्लांट रिस्पॉन्स टू फोटो पीरियड, ग्रेविटी, एनिमल सेंस ऑर्गेनिज्म एंड सीजनल ब्रीडर्स। जैसे प्लांट देख सकते हैं फोटो पीरियड और ग्रेविटी को रिस्पॉन्स करता है, आप देख सकते हैं इसमें भी कंसिस्टेंस होता है। एनिमल में देखिए, एनिमल तो आप खुद ही देख सकते हैं कि हम ही लोग कितना कंसिस्टेंस होती है, कितना कंसिस्ट स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर देते हैं। बैक्टीरिया भी देखिए एक्सटर्नल अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, रिस्पॉन्स करता है स्टिमुलाई का। तो ये हम इसको डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये सभी लिविंग में आपका है, और नॉन लिविंग थिंग तो भाई कहाँ से स्टिमुलस करेंगे, तो उसमें लिविंग ही नहीं है उनके अंदर, मतलब कि आप समझ सकते हैं उनके अंदर लाइफ ही नहीं है, तो वो कहाँ से रिस्पॉन्स करेंगे। तो हम कंसिस्टेंस को कह सकते हैं, कंसिस्टेंस हमारा डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन ये कहना कि सब लोग सेल्फ कंसिस्टेंस है, ये गलत है। सिर्फ ह्यूमन हमारा जो होता है वो सेल्फ कंसिस्टेंस होता है। ठीक, और इंटरेक्शन देख सकते हैं आप। इंटरेक्शन की हम बात कर लें, जैसे कि आप जितना ही इंटरेक्ट होंगे उतने ही आपके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। जैसे सेल था, टिश्यू हुआ, ऑर्गेनिज्म हुआ। ठीक, सेल में कुछ फीचर थे, जब टिश्यू हुआ तो फीचर बढ़ गए, ऑर्गेनिज्म हुआ तो बहुत ज़्यादा फीचर बढ़ गए। इसमें थोड़ा थे, इसमें और ज़्यादा हो गए, इसमें बहुत ज़्यादा हो गए फीचर, समझे। तो इसका ये हम कह सकते हैं जितनी आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे उतना ही, जैसे आप एसोसिएशन इंक्रीज करेंगे सेल से, आप जाएंगे टिश्यू की तरफ, ऑर्गन की तरफ, ऑर्गन सिस्टम की तरफ, ऑर्गेनिज्म की तरफ, उतना ही आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता चला जाएगा। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्स। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप देख सकते हैं खुद से रेप्लिकेट करते हैं, इवॉल्व करते हैं, सेल्फ रेगुलेट करते हैं, सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्सिंग टू स्टिमुलाई, और स्टिमुलाई के खिलाफ अपना वो भी देते हैं, रिस्पॉन्स भी देते हैं, कंसिस्टेंसी होती है उनके अंदर। हम आगे चलते हैं सेकंड टॉपिक, सेकंड क्या आई मीन अगले टॉपिक पे चलते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। हम अपने अगल बगल देखते हैं, प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, और कुछ तो दिखते भी नहीं है, नॉट विजिबल होते हैं। और अब आप एक एरिया में देखें, ठीक, इतने में आपको इतनी चीज़ें दिखी, प्लांट ही। अब जब आप एरिया बढ़ाएंगे आपको चीज़ें भी तो दिखनी ज़्यादा हो जाएंगी। अब आप अपने घर के अगल बगल देखिए, इतना था, ठीक। अब आप पूरे एक स्टेट में देखने लगे तो कितनी चीज़ें आपको दिखेंगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज आपको दिखेंगी, अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, अलग अलग क्वालिटी वैरायटी के प्लांट्स दिखेंगे। तो ये होता है, ठीक। और बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ कंसिस्ट। अब ये देखिए, ये आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जो डाटा है इससे कई बार आ चुका है नीट में PYQ। ठीक, 1.7 टू 1.8 स्पीसीज अभी तक डिस्कवर्ड हो चुकी हैं और नेम्ड हो चुकी हैं। ठीक, मेनी स्पीसीज नीड्स टू डिस्कवर न्यू एरिया और ओल्ड एरिया। जैसे देखिए, आपको हम ये बताएं, अभी हम आपको ऊपर बता रहे थे कि आप कितना बड़ा एरिया लिए, ठीक। इसमें आपने 10 स्पीसीज देखी, अब आप एरिया अपना बढ़ा दिए तो यहाँ पे आप 30 स्पीसीज देखेंगे। तो ये होता है डाइवर्सिटी में, जितना आप एरिया बढ़ाएंगे उतनी आपकी बायोडाइवर्सिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक, अब देखिए जैसे डाइवर्सिटी तो बढ़ रही है,
कहीं किसी चीज़ को कुछ बोल रहे हैं, कहीं किसी चीज़ को कुछ लोकल नेम्स है, कुछ भी है, देखिए उसी के लिए एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे लोकल नेम से बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब लोकल नेम कहीं का कुछ है तो उससे कन्फ्यूज़न होती थी। अब आपके यहाँ कुछ बोला जा रहा है और मेरे यहाँ कुछ बोला जा रहा है, आप मुझे वो चीज़ नाम ले रहे हैं और मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं, तो इसलिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम एक सिस्टम बनाएं जिसमें हम सब चीज़ों के एक स्टैंडर्डाइज नेम रखें। ठीक, सो हमको साइंटिस्ट ने दिया नॉमेनक्लेचर, ठीक, जिसे हम स्टैंडर्डाइज कर दें नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हम नॉमेनक्लेचर देख सकते हैं कि नॉमेनक्लेचर जो होता है उसमें जैसे आप देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइज ऑफ नेम ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर ऑर्गेनिज्म नोन विद सिंगल नेम। समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का पूरे वर्ल्ड में साइंटिफिक नेम हो, नॉमेनक्लेचर कर दें उसका, कि जैसे उसका नेम सिंगल नेम हो, वो नेम लेने पे सब लोग जान जाए कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक, और जो नॉमेनक्लेचर है वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करें किसी चीज का। ठीक, और ये जो साइंटिफिक रूल था इसको हमारे कैरोलस लिनियस ने दिया था, इसको नाम उन्होंने दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये आप जरूर याद रखिएगा कि कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने दिया था और 1705 में दिया था। ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, ये हो सकता है कि आ जाए हमारा नीट में। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर उसका नाम दिया था। ठीक है, और उन्होंने कई बुक्स भी लिखी थी, जैसे स्पेसीज प्लांट्यूरनम करके लिखी थी प्लांट नेम के लिए, सिस्टमा नेचुराई लिखी थी, उसमें आप देख सकते हैं एनिमल के लिए लिखी थी। ठीक, और जब इन्होंने ये दिया तो कुछ साल तक तो ये भाई वैलिड रहा, लेकिन आफ्टर मेनी ईयर इसमें स्लाइटली चेंजेस आते रहे। जैसे कि एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है ICBN, ठीक, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ये हमारा प्लांट्स पे डील करता है। इसका आपको फुल फॉर्म जरूर याद रखना है, नहीं तो क्या होता है कि फुल फॉर्म में फॉर कभी लगा देगा, कभी विथ लगा देगा, कभी इन लगा देगा। तो ये आपको इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए। अब ICZN भी था हमारा जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये भी आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। ठीक है, रूल ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में कई रूल थे इसके, लैटिन में लिखा जाएगा और इटैलिक में लिखा जाएगा। ठीक है, लैटिन में लिखा जाएगा विथ इटैलिक। ठीक, फर्स्ट इज जीनस, सेकंड इज स्पीसीज। फर्स्ट नेम जो होगा किसी भी चीज का वो जीनस होगा और सेकंड जो होगा वो स्पीसीज को डिनोट करेगा। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं मैंगीफेरा इंडिका, ये हमारा क्या है, मैंगो है। ठीक, मैंगो का हमारा नेम है, साइंटिफिक नेम। ठीक, फर्स्ट नेम देखिए, ये जो फर्स्ट नेम है ये हमारा जीनस को बता रहा है और जो सेकंड नेम है ये हमारा स्पीसीज को बता रहा है। सॉरी, और बोथ वर्ड ऑफ साइंटिफिक नेम अंडरलाइन सेपरेटली इन हैंडराइटिंग और परमिटेड। देखिए अगर हम हैंडराइटिंग में लिखेंगे तो उसको हमको अलग से दोनों को, स्पीसीज को और जीनस को अंडरलाइन करना पड़ेगा। अगर प्रिंट है तो हमको इसको, प्रिंट है किसी बुक में तो वो इटैलिक में रहेगा। ठीक, जैसे देखिए होमोसेपियंस, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक, अब आप देख सकते हैं फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंटेड जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारा जीनस का स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल में रहेगा और जो सेकंड हमारा रहेगा स्पीसीज का नेम, जो सेकंड पार्ट रहेगा नेम का, वो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल में रहेगा, कैपिटल में नहीं रहेगा। ठीक, ये आप देख सकते हैं, ये गलत है, ये चीज जो है ये चीज गलत है और ये सही है। फर्स्ट नेम हमारा फर्स्ट लेटर जीनस का कैपिटल और स्पीसीज का फर्स्ट नेम स्मॉल में रहेगा। ठीक,
और देखिए एक चीज़ और इसमें किया जाता है कि जैसे आप लिख रहे हैं मैंगीफेरा इंडिका, ठीक, तो ऑथर का भी नेम आपको साइंटिफिक नेम के बाद ऑथर का भी नेम लिखना पड़ेगा, लेकिन जो नेम रहेगा वो पूरा नहीं, शॉर्ट फॉर्म में। जैसे देखिए मैंगीफेरा इंडिका लिन, एब्रिविएटेड फॉर्म में रहेगा। जैसे देखिए ये जैसे डॉट, ठीक, फ्रॉम शॉर्ट फॉर्म। और इसको आपको इटैलिक में भी नहीं लिखना है, नॉर्मल आप लिखेंगे, ठीक। अब हम सेकंड देख सकते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब देखिए क्लासिफिकेशन की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी कि जैसे ग्रुप्स बना देंगे सिमिलर स्पीसीज के तो हमको आसानी होगी। अब एक एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी, ग्रुप्स को पढ़ेंगे तो सुटेबल रहेगा हमारे लिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक, सो वी नीड टू द ग्रुप देम इन सुटेबल कैटेगरीज, ठीक। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन कॉमन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर। जैसे कैटेगराइजेशन में क्या होता है कि एक्सटर्नल जो होते हैं हमारे वो कैरेक्टर्स, उनको देख के आप उनको वो कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं एक ग्रुप्स में, ठीक। और टैक्सॉन और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी होती हैं। जैसे देख सकते हैं इसमें कैटेगरीज होती हैं जिनमें फीचर्स के बेसिस पे आप उनको कैटेगराइज करते हैं स्मॉल बिग करके। जैसे मैमल्स हो गए, एंजियोस्पर्म हो गया, ठीक। टैक्सॉन जो होता है वो सिंगल होता है और टैक्सा जो होता है मेनी टैक्सॉन से मिलके बनता है, ठीक। जो टैक्सॉन है वो स्मॉल यूनिट है और जो टैक्सा है वो कई सारे टैक्सॉन से मिलके बना है, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या होता है? All living organism can be classified into suitable taxon by process of taxonomy, ठीक। टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन फीचर एक्सटर्नल इंटरनल से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं टैक्सॉन के बेसिस पे, उनके फीचर्स के बेसिस पे, ठीक। एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, इसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक। बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या होती है? उसमें हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल को देखते हैं, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखते हैं, ठीक। स्टेप्स भी होते हैं टैक्सोनॉमी के, जैसे कैरेक्टराइजेशन होते हैं, क्लासिफिकेशन इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर लास्ट में उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टमैटिक्स, कई लोगों को तो समझ ही में नहीं आता सिस्टमैटिक क्या होता है। प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग टैक्सोनॉमी आफ्टर क्लासिफिकेशन हाउ दे रिलेटेड इवोल्यूशनरी। ये जो इवोल्यूशनरी है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए जैसे कि हम टैक्सोनॉमी का क्लासिफाई करेंगे तो सिस्टमैटिक्स में ये होता है कि आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देख के करते हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब कि हमारे जो पूर्वज हैं इनके पूर्वज कौन है, जो कोई ऑर्गेनिज्म है उसके पूर्वज से हम रिलेशनशिप देख के तब उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक। प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हम पुराने उनके पूर्वजों के रिलेशनशिप्स, आई मीन वो वाला रिलेशनशिप्स नहीं जो आप समझ रहे हैं। रिलेशनशिप मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की मतलब ये कहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं, इनके पेरेंट्स कौन हैं, समझे आप। अब देख सकते हैं आप सिस्टमैटिक्स में टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब कि जैसे आप हैं, अब आपके पापा रहे होंगे, फिर आपके पापा के पहले दादा रहे होंगे, फिर उनके पापा रहे होंगे, तो ये पूरा देख के तब हम क्लासिफाई करते हैं उनको सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है। अब आप देख सकते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या होता है। जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं वो हमारी जो होती हैं वो सिंगल स्टेप्स नहीं होती हैं, हायरार्की ऑफ स्टेप्स होते हैं उसमें। ईच स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी टैक्सोनॉमिक में रैंक ऑफ हायरार्की होती है। जैसे पहले एक बड़ा होगा, पहले किंगडम होगा, फिर फाइलम होगा, ऐसे करते 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 कई स्टेप्स होंगे, उसमें क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज रखे जाते हैं, ठीक। तो सभी को मिला दीजिए जितनी आपकी कैटेगरीज हैं किंगडम से लेके स्पीसीज तक, तो सभी को अगर आप मिला देंगे तो ये पूरा हमारा कहेगा टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक। ईच कैटेगरीज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन।
ये देख सकते हैं जैसे स्पीसीज है उसमें आपको क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज मिलेंगे, जो उनकी क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टर्स होंगे वो आपको मिलेंगे स्पीसीज में, ठीक, जो बहुत ही क्लोजली होंगे वो। और चलिए अब इतना तो हो गया सेकंड लेक्चर में। अब थर्ड लेक्चर में हम आपको पूरा फिर अच्छे से आपको हम ये पढ़ाएंगे ऑब्लिगेट कैटेगरीज। इसमें आप देख सकते हैं स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए इतना ही था आज के लिए और थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं आपको सेकंड लेक्चर में, और सॉरी थर्ड लेक्चर में। सेकंड लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, इतना रिवाइज करिए, फिर हम कल आपको थर्ड लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, अच्छे से पढ़ते रहिए। और री नीट का तो क्या ही बताएं, ऐसा पेपर था कि लोगों ने क्या बताएं, एनटीए का कोई भरोसा नहीं है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, क्या बोले। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपको हम थर्ड लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने यहाँ तक